गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग कवर अप करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 6 हिस्ट्री यूनिट 10 कवर अप कर रहे हैं। आज उसका लास्ट पार्ट है, फाइनल एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिसीज़ के बारे में, है ना, उस समय के राजा महाराजाओं की पॉलिसीज़ क्या थी। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू काइंड ऑफ आर्मी। ठीक है, उस समय पे आर्मी क्या क्या था। ठीक है, जैसे कि देखो पुराने ज़माने के जो किंग्स थे अच्छे मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी मेंटेन करते थे। मतलब उसमें हर कोई चीज़ होता था। एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे। चैरियट्स मतलब आपके रथ वगैरह। ठीक है, कैवलरी होती थी, जैसे घुड़सवार जो सेना होती है, घोड़े में बैठकर जो चलते हैं उसको कैवलरी कहते हैं। फुट सोल्जर्स होते थे। ठीक है, इसके अलावा भी जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं वो किंग को ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे जब भी उनकी ज़रूरत होती थी। ठीक है, इसके लिए, है ना, उनको कोई रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। उनको क्या क्या किया जाता था, उनको ग्रांट्स ऑफ लैंड दिया जाता था। मतलब कुछ लैंड दे दिया, समझ लो, हाँ, बोल दिया कि चलो आप ना मतलब महाराष्ट्र से लेके कोलकाता तक आपका एरिया है, क्योंकि आपने इस समय पे मुझे मिलिट्री प्रोवाइड की थी। तो ऐसे लैंड देते थे। तो उसी लैंड से वो लोग, है ना, जो जिनको लैंड मिलता था मिलिट्री लीडर्स को, वो लोग उसी लैंड से टैक्स इकट्ठा करते थे। उसी में से अपना जो भी मेंटेन करते थे, सोल्जर्स का, हॉर्सेस का, या फिर जो भी इक्विपमेंट होती थी लड़ाई के समय में लगती थी, उस चीज़ को उसी से मेंटेन करते थे। तो इन लोगों को सामंत कहा जाता था। ठीक है, तो यही सामंत बाद में फेमस होते हैं जैसे जैसे रूलर वीक होना शुरू हो जाता है। मतलब देखो, अब उनको पूरा जिम्मेवारी दे दिया जाएगा तो वो सोचेंगे कि दगाबाजी करने के लिए। तो कुछ कुछ सामंत जब राजा वीक लगने लगते थे तो सामंत, है ना, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे और राजा महाराजाओं पे ही उल्टा अटैक करने की कोशिश करते थे। काफ़ी सारे ऐसे आपको मिलेंगे कहानी देखने को। ठीक है, तो वो बाद में जैसे ही राजा वीक होने लगते थे तो सामंत अपने आप को मतलब आज़ाद सोचते थे और मतलब अपने हिसाब से काम करते थे। ठीक है, अब देखो कुछ असेंबलीज देखेंगे। मतलब कहा जाता है कि कुछ पल्लवास के इंस्क्रिप्शन में कुछ लोकल असेंबलीज का नाम उठ के, जैसे कोई लोकल असेंबलीज के बारे में उठ के आया है या फिर नाम उठ के आया है। जैसे समझ लो असेंबलीज मतलब होता है संगठन। अब देखेंगे ब्राह्मीण लैंड ओनर्स जो थे, ब्राह्मीण लैंड ओनर्स, ठीक है, मतलब एक असेंबली ऐसा माना जाता है जिसको बोलते हैं सभा। ठीक है, सभा जिसका मतलब सभा में क्या होता है, जैसे सभा कौन होता है, सभा होता है असेंबली ऑफ ब्राह्मीण लैंड ओनर्स। जो ब्राह्मीण लैंड ओनर्स होते हैं उनकी जो असेंबली होती है, एक इकट्ठा हो जाते हैं जब वैसे ब्राह्मीण लैंड ओनर्स, तो उनको सभा कहा गया है। तो इनका काम क्या था। ठीक है, ये सब कमेटीज़ गठन करते थे। सब कमेटीज़ मतलब कमेटी के नीचे में मतलब समझ लो 4-5 ऐसे ब्राह्मण, इनका जो हो गया सभा, इन्होंने, है ना, इसमें से क्या करेंगे, ये कुछ सब कमेटीज़ क्रिएट करेंगे। मतलब ये लोग फिर कुछ कमेटीज़ और दे देते, तो दो दो आदमी को दे दिए। ठीक है, एक सब कमेटीज़ में ये दो दो आदमी क्या फॉर्म करेंगे, वो देखेंगे इरिगेशन के मतलब कैसा चल रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मतलब जो खेती बाड़ी कैसी चल रही है, रोड बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे, लोकल टेम्पल में देखभाल करेंगे। ठीक है, तो ये उनका काम होता था। अब देखेंगे उर। अब उर का एक नाम आता है यहाँ पे, यू आर, उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेर लैंड ओनर्स वेर नॉट ब्राह्मीण्स। अब देखो, उर एक ऐसा विलेज असेंबली है, मतलब एक ऐसा संगठन है जो कि नॉन ब्राह्मीण से फॉर्म किया गया है। मतलब जिसमें लैंड ओनर्स ब्राह्मीण नहीं होते। लैंड ओनर्स होते हैं, वो लैंड ओनर्स थे, उनके पास लैंड थी, पर वो ब्राह्मीण नहीं थे। ठीक है, और नगरम, यहाँ पे नगरम के बारे में भी मेंशन किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन थे मर्चेंट्स के, बिजनेसमैन्स के। ठीक है, तो ये जो थे, ये दो चीज़ कौन कंट्रोल करते थे, किनके कंट्रोल में थी, रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। ये लोग कौन, ये दो उर और नगरम को कौन कंट्रोल करता था, जो जो भी अमीर और पावरफुल लैंड ओनर्स थे, ठीक है, ज़मींदार, और जो भी मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन, वो लोग कंट्रोल करते थे। तो ये कुछ कुछ ऐसे असेंबलीज़ हैं जो कि काफ़ी सालों तक चला था। ठीक है, काफ़ी सालों तक फंक्शनिंग की थी, मतलब रन की थी। ठीक है, तो ये है। अब देखो ऑर्डिनरी पीपल क्या कैसे थे, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। अब देखो हमको कम ही मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही मिलता है, और जो भी मिलता है ना, जो भी लोकल ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में मिलता था जानकारी उस समय पे, तो वो ज़्यादातर प्ले। ठीक है, मतलब जो भी नाटक होता था या फिर जो अदर चीज़ें, बुक्स वगैरह हो गए, थोड़े बहुत जानकारी वहीं से मिलती थी। बेसिकली नाटक से ही मिलती थी। तो यहाँ पे एक पोइट का नाम कालिदास जो है, कालिदास के मतलब ये बाद में हम जानेंगे कालिदास एक्चुअली कौन थे। बहुत ही बड़े कोर्ट पोइट थे, विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। ठीक है, जो कालिदास थे, तो वो काफ़ी अच्छे अच्छे लिखते थे, मतलब अच्छा अच्छा मतलब प्ले लिखते थे। तो इनकी प्ले में जो नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बताया गया है या फिर देखने को मिलता था। ठीक है, जैसे
उनके प्ले में क्या था कि किंग और मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। देखो संस्कृत एक हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती थी, इसीलिए वो हाई लेवल लोगों को ही परमिटेड था, या फिर माना जाता है कि वो मतलब जो भी किंग्स होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, उनको उस समय पे हाई माना जाता था। तो इस समय पे वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती थी, बहुत ही मतलब काफ़ी ऊंचे दर्जे का लैंग्वेज। तो वो ऊंचे दर्जे के लोग ही बोलना मतलब उस समय पे बोलने की इजाज़त थी या फिर बोलते थे, ठीक है। उसके बाद आता है और जो भी दूसरे वुमेन और मैन होते थे, मतलब नॉर्मल किंग्स को छोड़ के, ठीक है, या फिर दूसरे लोग, वो प्राकृत यूज़ करते थे, जो लोकल लैंग्वेज होता था। मतलब प्राकृत हर कोई बोल सकता है, इसीलिए प्राकृत उस समय पे था। तो हम लोगों ने देखा था ब्राह्मण जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया ताकि लोकल लोगों में बेसिकली समझ में आए, है ना। तो जो कालिदास थे उनका एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही मतलब फेमस प्ले है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे नीचे में स्टोरी है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट था प्ले था, फेमस प्ले, जिसका नाम था अभिजान शकुंतलम, ठीक है। ये एक स्टोरी है, लव स्टोरी है मान के चलो, जो किंग दुष्यंत है, दुष्यंता और जो एक यंग आपकी वुमेन थी जो शकुंतला नाम का, उनके साथ में था ये, ठीक है। तो उसका स्टोरी थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग क्या था, तो बाकी स्टोरी बाद में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्टोरी बोलने जाऊंगा तो ये दूसरे छोर पे चले जाएगा ये, है ना, हिस्ट्री आपकी। तो देखो एक फिशरमैन था, उसको एक रिंग मिला था, जो कि किंग जो दुष्यंत थे वो शकुंतला को दिया था, पर किसी कारण है ना वो नहाने गई कहीं पे, तो वो गिर गया, तो उसको एक फ़िश ने स्वॉलो कर दिया। तो जब वो फिशरमैन को मिला तो उसने वो उसके अंदर से, पेट के अंदर से वो अंगूठी मिली। तो उसने क्या किया, उसने वो देखा कि अरे ये तो किंग का अंगूठी है। तो जब वो मतलब गया, मतलब पैलेस में गया, ठीक है, दुष्यंत के, राजा दुष्यंत के पैलेस में गया, तो गेटमैन ने उसको बोला कि तुम चोरी कर रखे हो, तुमको कहाँ से मिला, ये है वो है, ठीक है। और काफ़ी बदतमीज़ी से बिहेव करने लग गया, ठीक है। तो बोला कि फिर वो लेके गया, जो गेटमैन था वो लेके गया कि भाई ऐसा मतलब राजा के पास में कि महाराज देखिए ऐसा एक आदमी आया था, तो ये मुझे मिला है। तो वो बहुत खुश हुआ कि मतलब उस समय पे देखो राजा महाराजा क्या करते थे, शादी कर ली, चले गए अपने राज्य में, राजभार संभालने के चक्कर में ना भूल जाते थे भाई कहाँ पे शादी किया है, कहाँ पे बीवी रखे हैं, ये है वो है ना। तो अभी ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, कम्युनिकेशन गैप था, इसलिए ऐसा होता था, ठीक है। तो तो छोड़ते उसको, अभी देखते हैं फिर क्या हुआ कि राजा को बहुत खुशी हुई, तो राजा ने उसको रिवार्ड दिया। बाकी रिवार्ड देने के बाद वो गेटमैन आया, तो गेटमैन बहुत खुश हुआ कि चलो तुम्हारे वजह से मुझे कुछ रिवार्ड मिला, उस आदमी को बोला। तो वो दोनों फिर कहीं ड्रिंक करने के लिए चले गए, ड्रिंक मतलब सोमरस पीना या फिर जो भी वाइन वगैरह है, ठीक है, चले गए वो। तो यहाँ पे है बाकी अभिजान शकुंतलम, आप लोग एक बार देख सकते हैं, कहीं पढ़ना होगा तो आउटसोर्सेज से कहीं से पढ़ लीजिएगा, अच्छा स्टोरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखिए चाइनीज़ पिलग्रिम फाशियान के बारे में देखेंगे। फाशियान है ना, उन्होंने देखा कि उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी जब वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि अनटचेबल्स को वेरी बैडली ट्रीट किया जाता है, जो भी हाई क्लास के लोग हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनको सिटी के बाहर रखा जाता है। तो उन्होंने ऐसा कहा भी था कि अगर कोई भी मतलब वो लिखते हैं या फिर कहते हैं कि उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है इफ सच ए मैन इंटरेस्ट। तो इसमें मैं समझा देता हूँ, अगर समझ लो कोई भी ऐसा मैन जो अनटचेबल कैटेगरी से आता है, मतलब लोअर कास्ट से आता है, जिसको मतलब शूद्रा बोलते हैं, है ना। तो शूद्रा क्लास से आता है, मतलब चमार हो गया, या फिर जो भी मतलब जो भी लोग काम करते हैं, जैसे ड्रेनेज साफ़ करना या फिर वगैरह वगैरह, तो इनको बोला जाता है अनटचेबल्स। तो ये जब आते थे तो मार्केट प्लेस में मतलब लकड़ी लेके या फिर ड्रम बजा के बता दिया जाता है कि हाँ भाई सब आप लोग हट जाओ, ऐसे अनटचेबल्स आ रहे हैं। तो ताकि वो इस साउंड सुन के सब लोग अलर्ट हो जाते थे, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, सब लोग हट जाते थे, एरिया खाली कर देते थे, ठीक है। तो ऐसा अनटचेबिलिटी भी थी उस समय पे, वहीं से आई है, अभी अभी तो काफ़ी कम हो गई है। तो आदमी आदमी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और आगे चलते देखिए किंग्स आर्मी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। देखो किंग्स आर्मी कैसी थी, मतलब काफ़ी मतलब ये बानभट्टा बोलते हैं, ठीक है, एक मतलब लिखते हैं या फिर बोलते हैं, देखो कि किंग ट्रैवल विथ एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। किंग के पास में काफ़ी ज़्यादा, जब वो किंग चलते थे तो काफ़ी ज़्यादा सामान लेके चलते थे, ना कि सिर्फ वेपन्स, उनके पास में जो भी थे पॉट्स वगैरह, देखो यहाँ इस पार्ट में पॉट्स वगैरह होते थे, ठीक है, पैन, फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टूल्स थे ना, फूड एनिमल, गोट, डियर वाला फलाना फलाना, ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ में इस ह्यूज आर्मी के साथ में म्यूजिशियन चलती थी, जो भी ड्रम बजाते थे, ट्रम्पेट्स बजाने वाले थे, ठीक है, जब ढूंढ ढूंढ करके से बजते थे, या फिर भोंपू इतना बड़ा बड़ा जब बजाते थे ताकि पता चले राजा जा रहे हैं, राजा की सवारी जा रही है, कॉन्वॉय जा रही है, ठीक है। तो विलेजर्स जो भी रास्ते में मिलते थे तो वो गिफ्ट करते थे, दही, गुड़, फ्लावर, है ना। और एनिमल जो जो जाते थे वो
उनके लिए खाना भी प्रोवाइड करते थे। तो वो किंग से मिलने की भी कोशिश करते थे ताकि उनके पास में कोई कंप्लेन है तो कर सके, पिटीशन दे सके। क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या, अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो मोदी जी कहाँ बैठते, दिल्ली में बैठते, तो उनका जो भी है कम्युनिकेशन हमको पता चलता है, उनको हम देख सकते हैं कि हाँ भाई मोदी जी ऐसा दिखते हैं, या फिर जो क्या बोल रहे हैं हमको टीवी के थ्रू या फिर ऑडियो एनी ऑडियो मोड्स के थ्रू सुनाई देता है। उस समय पे तो ऐसा कुछ नहीं था। कौन किंग है, किंग समझ लो दिल्ली में बैठा है, अब वो शासन कर रहा है बंगाल को, ठीक है। तब हमको इतना मालूम है भाई किंग है, अब किंग कौन है वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि उस समय पे तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं है ना कम्युनिकेशन का, तो हमको कैसे मालूम होगा, तो कोई भी किंग हो सकता है। तो कभी कभार किंग निकलते थे तो आदमी लोग जाते थे कंप्लेन करने के लिए, पिटीशन देने के लिए अपना, कि हाँ ऐसा हुआ है गांव में, ऐसा हो रहा है तो थोड़ा देखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं, देखो जो भी आर्मी जाती थी ना, वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती थी जहाँ जहाँ से जाती थी। देखो जो जानवर लेके जाते थे, एलिफेंट्स होते थे या फिर जो भी ऑक्स होते थे, जो भी लेके जाते थे वो पूरा तहस नहस कर देते थे, ठीक है। मतलब जहाँ पे जाएंगे समझ लो कुछ एलिफेंट का मूड हो गया तो घर किसी किसी के हट में घुस गए, हट से वो स्ट्रॉ खाने लग गए या फिर कुछ करने लग गए, ठीक है। तोड़ फोड़ मचा दी, पूरा धूल भर दिया, इतना इतना बहुत ही लंबा काफिला जाता था, है ना। तो बानभट्ट जी बोलते भी हैं सर, द होल वर्ल्ड वॉज स्वॉलोड अप इन डस्ट, मतलब ऐसे चलते थे, इतने लोग चलेंगे कहीं से भी, तो एक गाड़ी सिंपल सी गाड़ी चलती है अगर धूल वाले रास्ते पे तो कितना धूल उड़ाती है ना। उस समय पे रास्ता भी नहीं था, तो इतने हाथी जाएंगे धड़ाम 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 करते करते, तो काफ़ी धूल धूल हो जाएगी, है ना। तो यही कहा गया है उन्होंने, ठीक है, द होल वर्ल्ड वॉज स्वॉलोड अप इन डस्ट। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर 10 यूनिट 10 खत्म होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अराबिया के बारे में देखेंगे। अराबिया जो है मैप आप 6 पे देख सकते हैं, 60 पेज 76 77 में, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। तो एक डेजर्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे हब ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है फॉर सेंचुरीज यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग अच्छी होती थी यहाँ पे, इसी वजह से मतलब कम्युनिकेशन वहीं से लोग आते जाते थे, ट्रेडिंग करते थे, तो कम्युनिकेशन का एक सेंटर माना जाता है इसे, ठीक है। तो देखते जैसे कहा गया यहाँ पे, देखिए अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया एंड यूरोप के बीच में अरब मर्चेंट्स जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने सी ट्रेडिंग में, समुद्र के ज़रिए बिजनेस करने में, ठीक है। उसके अलावा भी देखो अराबिया में कुछ लोग रहते थे जिनको हम बेडुइन्स बोलते हैं, ठीक है, जो पेस्टोरल ट्राइब है, जो कि कैमल पे डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे एनिमल से जो सर्वाइव कर सकते हैं आपके सैंड एरियाज़ में या फिर डेजर्ट्स में, तो उनको लेके सर्वाइव करते थे वो डेजर्ट में, ठीक है, उनको बेडुइन्स बोलते हैं। तो 1400 साल पहले की बात है, प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने एक नया रिलीजन को मतलब इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है इस्लाम, हम जानते हैं, ठीक है। इन अराबिया में उन्होंने ये इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो जैसे क्रिश्चियनिटी थी, इस्लाम भी मतलब क्रिश्चियनिटी जैसे इक्वालिटी माना जाता है, यूनिटी माना जाता है, इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑल बिफोर गॉड, तो सेम इनका भी यही था कि इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑल बिफोर अल्लाह। जो अल्लाह जो है सुप्रीम गॉड है, वन सुप्रीम गॉड है, इसके आगे हर कोई इक्वल है, हर कोई यूनाइटेड है, ठीक है। आप लोग सब मिल के इनको प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर आप लोग सब एक साथ मतलब इक्वल है, बराबर है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो कोई भी हो, एनीबडी इज़ इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से इनको मानोगे, ठीक है, तो आपको वो हमेशा जो गॉड है मर्सीफुल होते हैं, ठीक है, हमेशा रक्षा करते हैं, फॉरगिव करते हैं, और अगर आप मानते हैं तो आपको अच्छी मतलब ब्लेसिंग्स भी देते हैं। ये तो हर कोई देता है, भगवान चाहे कोई भी हो, है ना, कहीं भी हो, हमेशा हमें हमारे मतलब गार्जियंस की तरह हैं, हमारे पिता माता समान है वो भी, ठीक है। तो पिता माता सबसे बड़ा भगवान होते हैं, बाकी तो भगवान है। तो यही है कि सब लोग मतलब कहा जाता है कि अगर आप मानोगे तो हमको काफ़ी मतलब सुख शांति मिलेगी, है ना, ऐसा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में भी इस्लाम फैल गई, ठीक है, स्पेन, अफ्रीका, ईरान, इंडिया, ठीक है। कुछ कुछ अरब सेलर्स थे जो कि कोस्टल सेटलमेंट्स में मतलब जो जानते थे, जो अरब ट्रेडर्स थे वो कोस्टल बेसिकली जो समुद्री रास्ते पे बिजनेस करते थे, तो वो समुद्र के जो भी आसपास में जो टाउन्स होती थी, सिटीज़ होती थी, उनके बारे में जानते थे। तो धीरे धीरे जैसे ट्रेडिंग करते गए, साथ में जो नए रिलीजन को भी स्प्रेड करते गए धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अरब सोल्जर्स जो थे, अरब सोल्जर जो थे या फिर ट्रेडर्स जो सोल्जर्स लेके जाते थे, वो सिंध को कैप्चर कर लिए, जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान को कहा जाता है ना, सिंध, ठीक है। 1300 साल पहले की बात है ये। तो ट्रेडर्स जो थे वो अपने साथ में भी धीरे धीरे सोल्जर्स लेते गए, फिर वो सोल्जर धीरे धीरे सिंध को कैप्चर कर लिए, फिर उसके बाद में वो रिलीजन को स्प्रेड करने लग गए, है ना, अपना रिलीजन मतलब बताते रहे कि हाँ देखो हमारे रिलीजन में ये है वो है, फिर स्प्रेड करते गए, तो काफ़ी लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, है ना। तो ये है स्टोरी आपकी, चैप्टर 10 यहीं पे ख़त्म होती है, आपकी यूनिट 10 क्लास 6 NCERT हिस्ट्री की। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
स्टेट ट्रू फॉल्स। हरिसेन कंपोज्ड प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र शतकर्णी। जो हरिसेन थे उन्होंने मतलब आपके जो है प्रशस्ति गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में प्रशस्ति क्रिएट की थी। नहीं, कभी भी नहीं, हरिसेन ने कभी भी इसके बारे में नहीं किया, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। एक मिनट, तो ये कौन किया था, ये आपकी ड्यूटी है, ये आप फाइंड आउट करेंगे पढ़ के। चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा। मैंने स्टोरी बता दी है, अगर आपको सुनना है तो एक बार सुन लीजिएगा लेक्चर को। दूसरे पार्ट्स में ये इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया इसके बारे में। तो पर अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बताता हूँ। हरिसेन जो है वो कंपोज किया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हरिसेन कंपोज द प्रशस्ति प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र शतकर्णी। नहीं, कभी नहीं, गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में कोई भी प्रशस्ति नहीं निकली थी। तो कौन निकाला था, हरिसेन ने क्या किया था, वो आप लोग ढूंढेंगे। ठीक है, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त ब्रॉड ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्ता। जो रूलर्स थे आर्यवर्त के, वो ट्रिब्यूट लाते थे किसके लिए, समुद्रगुप्ता के लिए। तो सही है नहीं गलत है आपकी, मतलब सही है नहीं थे, जो एक्चुअल सेंटेंस क्या होनी चाहिए वो आप निकालोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, पर आंसर इसका फॉल्स है। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ। दक्षिण पथ में 12 रूलर्स कहा जाता है। तो कितने रूलर्स हैं वो आप जानते हैं, कहाँ पे कितने रूलर्स हैं। एक वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं वहाँ पे, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसे करके देखिएगा, लिखा हुआ है, उसके बाद 3 पॉइंट से इटैलिक्स में लिखा गया है 3 पॉइंट, तो उसमें देख लीजिएगा। तो ये एक्चुअली ट्रू है, पर एक्चुअल सेंटेंस आप लोग पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलते देखिए, तक्षशिला एंड मदुराई वेर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर्स। ठीक है, तो कभी भी नहीं, ये सुपर डुपर फॉल्स है, तो फॉल्स है ये। आईहोल वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। आईहोल जो कैपिटल था किसका था, पल्लवास का था। क्या आईहोल कैपिटल पल्लवास का था, नहीं, ये चालू, सॉरी, ये आप लोग ढूंढोगे, ये मैं बताने वाला था पर मैं बताऊंगा नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये ढूंढोगे आप लोग कौन था, आईहोल कैपिटल किसका था, पल्लवास की जगह पे क्या होगा, वो अपनी करे रेक्टिफाई करके मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स पे। तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो लास्ट है आपका, लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। ठीक है, लोकल असेंबलीज काफ़ी, मतलब जो भी पढ़ा था अपने नगरम ऊर वगैरह, काफ़ी सेंचुरीज तक इंडिया में, साउथ इंडिया में चली थी। तो ये ट्रू या फॉल्स है, ऑफकोर्स ट्रू है, देख लीजिएगा, इस पार्ट को भी पढ़ लीजिएगा। मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन में कौन कौन ने किस किस ने लिखा था, तो ये मैं बताता हूँ आपको, बानभट्ट, जुआनजैंग और रवि कीर्ति, इन्होंने मेंशन की थी। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेलिंग आपके बुक में है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी दैट दिस टाइम। तो आर्मी वाला जो पार्ट है उसमें लिख दीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे आर्मी वाला पार्ट है, देख लो। ठीक है, कैसे आर्मी, यहाँ पे आर्मी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, न्यू काइंड ऑफ आर्मी, इसके बारे में क्या क्या थी, वेल ऑर्गेनाइज आर्मी थी, एलिफेंट थे, चैरियट थे, कैवलरी थी, ये पूरा पार्ट है ना, आप लोग देख लोगे, पढ़ लोगे यहाँ पे। ठीक है, वॉरफेयर तक होगा। ठीक है, वो पूरा भी लिख सकते हो, पूरा पैराग्राफ भी आप लोग लिख सकते हो, इस जगह पे आ जाएगा आंसर आपका। ओके, फिर देखते हैं आगे पार्ट में, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड हो गया, व्हाट वेर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट क्या था, ठीक है, देख लोगे यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बारे में कहा गया है, यहाँ पे देख लो, ये 2 पॉइंट है, सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद ये 3 पॉइंट देख लो। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, देख लो। ठीक है, आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, व्हाट डू यू थिंक। चलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, आप लोग स्किल्स एंड स्किलेबल, जो स्किल यूज़ करने के लिए इसको कहा गया है, तो ये स्किल आप लोग देख लोगे, स्किल अपने हिसाब से देख लोगे, मतलब डिस्कशन टाइप का है, वो आप लोग अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको फीडबैक दे दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा चैप्टर यूनिट 10 यहीं पे ख़त्म होता है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैप को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाला यूनिट में। वैसे अगले वाले यूनिट के साथ हमारी जो NCERT सीरीज़ है, क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, इससे मोटिवेशन नहीं बनती है, तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।